दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज का भारत कैसा दिखता। यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है, क्योंकि अंबेडकर ने भारत की हर समस्या, चाहे वो खेती हो, पैसा हो या समाज, उस पर बहुत विस्तार से लिखा है। उनकी किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और स्टेटस एंड माइनॉरिटीज हमें बताती है कि उनके पास देश को चलाने का एक पूरा रोड मैप था। अगर वे प्रधानमंत्री होते तो भारत की राजनीति और आम आदमी की जिंदगी आज से काफी अलग होती। उनके फैसलों का सबसे बड़ा असर हमारे आर्थिक ढांचे पर पड़ता। 1947 में उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया था, जिसमें उन्होंने स्टेट समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। इसका सीधा मतलब यह था कि देश के बड़े उद्योग और सारी खेती की जमीन सरकार की होती। वे निजी कंपनियों के बजाय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सिस्टम पर भरोसा करते थे, ताकि मुनाफा चंद लोगों की जेब में न जाए। प्रधानमंत्री के तौर पर अंबेडकर का सबसे क्रांतिकारी कदम होता खेती का राष्ट्रीयकरण। आज हम देखते हैं कि किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं और वे कर्ज में डूबे रहते हैं। अंबेडकर का मानना था कि जब तक खेती निजी हाथों में है, किसान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। उनके राज्य में सरकार सारी जमीन अपने पास लेती और फिर गांवों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के खेती के लिए देती। इसमें कोई जमींदार नहीं होता, कोई छोटा बड़ा किसान नहीं होता। सरकार खुद अच्छे बीज, मशीनें और खाद देती। इससे गांव के दलितों और पिछड़ों को भी जमीन पर बराबर का हक मिलता, जो सदियों से उनसे छीना गया था। आज जो हम गांव में गरीबी और पलायन देखते हैं, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मॉडल से काफी हद तक खत्म हो चुका होता, क्योंकि खेती को वे एक सरकारी उद्योग की तरह चलाते। शिक्षा और सेहत के मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि ये चीजें मुफ्त और सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वे प्रधानमंत्री होते तो आज जो हम गली गली में महंगे प्राइवेट स्कूल और अस्पताल देखते हैं, वैसी स्थिति नहीं होती। वे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ाई पर खर्च करते। उनके भाषणों से पता चलता है कि वे प्राइमरी स्कूल से ज्यादा कॉलेज और तकनीकी शिक्षा पर जोर देते थे, ताकि देश में बड़े वैज्ञानिक और अफसर तैयार हो। वे चाहते थे कि गरीब से गरीब बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जहां अमीर का बच्चा पढ़ता है। उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि इंसान को अंधविश्वास से बाहर निकालना था। वे स्कूलों में तर्क और विज्ञान की पढ़ाई को अनिवार्य करते, ताकि समाज से जातिवाद जैसी कुरीतियां जड़ से खत्म हो सके। जातिवाद के मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रुख सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं होता। वे प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे कानून लाते जो समाज की जड़ों को बदल देते। उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि अंतर जातीय विवाह ही जाति को खत्म करने का असली तरीका है। वे शायद ऐसे विवाह करने वालों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, प्रायोरिटी देते। एक और बड़ी बात, वे मंदिर के पुजारियों के लिए एक सिविल सर्विस परीक्षा जैसा सिस्टम चाहते थे। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जात का क्यों ना हो, अगर वह शास्त्र जानता है और परीक्षा पास करता है तो ही पुजारी बन सकता था। इससे धर्म पर किसी एक खास वर्ग का कब्जा खत्म हो जाता। आरक्षण को वे सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं, बल्कि प्रशासन में बराबरी का हिस्सा मानते थे और इसे निजी क्षेत्र में भी लागू करने की कोशिश करते। मजदूरों के हक के लिए अंबेडकर ने जो काम किया, वह आज भी हमारे कानून की बुनियाद है। वे जब वायसराय की काउंसलिंग में थे, तभी उन्होंने काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे किए थे। अगर वे प्रधानमंत्री बनते तो भारत में लेबर लॉ दुनिया में सबसे मजबूत होते। वे हर मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन, बीमा और पेंशन की गारंटी देते। आज जो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखा जाता है और फिर निकाल दिया जाता है, अंबेडकर के राज में यह मुमकिन नहीं होता। वे चाहते थे कि कंपनी के मुनाफे में मजदूरों का भी हिस्सा हो।
उनके लिए मजदूर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि देश बनाने वाला सबसे जरूरी इंसान था। इससे देश में अमीरी और गरीबी की खाई आज जितनी गहरी नहीं होती। महिलाओं के अधिकारों के लिए अंबेडकर ने अपनी कानून मंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे पहला काम होता हिंदू कोड बिल को पूरी ताकत से लागू करना। वे महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देते, जो आज कई सालों बाद जाकर मिला है। वे यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करते, जिससे हर धर्म की महिला को बराबरी का हक मिलता। अंबेडकर का मानना था कि समाज की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि वहां की महिलाएं कितनी तरक्की कर चुकी हैं। उनके राज में संसद और नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होती। न्यायपालिका और पुलिस को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार बहुत सख्त थे। वे पुलिस को नेताओं के दबाव से मुक्त रखना चाहते थे। प्रधानमंत्री के तौर पर वे पुलिस रिफॉर्म लाते, जिससे पुलिस आम आदमी की मददगार बनती, डराने वाला नहीं बनती। न्याय के मामले में वे चाहते थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज सिर्फ एक ही वर्ग से न आए, बल्कि उनमें देश की विविधता दिखाई दे। वे एक ऐसी व्यवस्था बनाते जहां एक गरीब आदमी को वकील और कोर्ट के चक्कर में अपनी जमीन न बेचनी पड़े। वे संविधान के अनुच्छेद 32 को सबसे जरूरी मानते थे, जिसका मतलब है कि अगर सरकार आपके हक छीने तो आप सीधे कोर्ट जा सके। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए न्याय पाना आज के मुकाबले बहुत सस्ता और बहुत तेज होता। धर्म और सरकार के रिश्ते पर अंबेडकर का मानना था कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए। वे आज की धर्म निरपेक्षता सेकुलरिज्म से एक कदम आगे थे। वे चाहते थे कि सरकार धर्म के नाम पर न तो 1 रुपया खर्च करे और न ही धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त करें। वे सार्वजनिक जीवन में वैज्ञानिक सोच साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देते। उनके लिए लोकतंत्र तभी बच सकता था जब लोग तार्किक हो। वे सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक अनुष्ठानों के सख्त खिलाफ होते। इससे भारत में सांप्रदायिकता जैसी समस्या जड़ नहीं पकड़ पाती और देश का पूरा ध्यान सिर्फ विकास और विज्ञान पर होता। अर्थव्यवस्था और पैसे के मामले में अंबेडकर का ज्ञान बेजोड़ था। आज का रिजर्व बैंक आरबीआई उनके ही विचारों पर खड़ा है। प्रधानमंत्री के रूप में वे महंगाई को काबू में रखने के लिए बहुत कड़े नियम बनाते। वे रुपए की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत रखने के लिए तकनीकी फैसले लेते, न कि राजनीतिक। वे टैक्स के ऐसे सिस्टम के पक्ष में थे जहां अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें और उस पैसे से गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं बनाई जा सके। उनका मानना था कि जब तक पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा रहेगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। उनके राज में भारत में धन का बंटवारा कहीं ज्यादा न्यायपूर्ण होता। विदेश नीति और सुरक्षा के मामले में अंबेडकर बहुत ही व्यवहारिक थे। वे जवाहरलाल नेहरू की तरह सिर्फ आदर्शवाद पर नहीं चलते थे। वे मानते थे कि भारत को अपनी सेना बहुत मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश कभी भी धोखा दे सकते हैं। वे चीन के इरादों को लेकर शुरू से ही चौकन्ने थे। कश्मीर के मुद्दे पर भी वे चाहते थे कि इसे जल्दी और कानून के आधार पर सुलझाया जाए, ताकि यह हमेशा की समस्या न बने। वे उन देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने के पक्ष में थे जहां लोकतंत्र और बराबरी की वैल्यू थी। उनके लिए भारत के हित सबसे ऊपर था, चाहे इसके लिए किसी भी गुट में शामिल होना क्यों न पड़े। संविधान की सुरक्षा अंबेडकर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती। वे जानते थे कि अगर संविधान सिर्फ कागजों पर रहा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री के रूप में वे स्कूलों और कॉलेजों में संविधान पढ़ाना अनिवार्य करते। वे चाहते थे कि हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता हो। वे संसद में बहस के स्तर को गिरने नहीं देते और विरोधियों की बातों को पूरी गंभीरता से सुनते।
उनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज सुनना था जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है। आमतौर पर लोग अंबेडकर को सिर्फ संविधान और जाति सुधार से जोड़ते हैं, लेकिन वे भारत के पहले जल संसाधन और विद्युत मंत्री, वाटर एंड पावर मिनिस्टर भी थे। अगर वे प्रधानमंत्री होते तो वे भारत की नदियों को लेकर एक बिल्कुल नया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू करते। अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि नदियां किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे देश की साझा विरासत है। आज हम देखते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी विवाद या पंजाब और हरियाणा SYL नहर के बीच पानी को लेकर दशकों से झगड़े चल रहे हैं। वे पानी को संविधान की राज्य सूची स्टेट लिस्ट से हटाकर संघ सूची यूनियन लिस्ट में डाल देते। इससे पानी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता और राज्यों के बीच होने वाले विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उन्होंने अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर भारत में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC की नींव रखी थी। वे चाहते थे कि हर बड़ी नदी के लिए एक स्वतंत्र अथॉरिटी हो। वे केवल बांध नहीं बनाते, बल्कि नदियों का इस्तेमाल 3 चीजों के लिए एक साथ करते: सस्ती बिजली, सिंचाई और जल मार्ग नेविगेशन। आज हम सामान ढोने के लिए ट्रकों और ट्रेनों पर निर्भर हैं, लेकिन अंबेडकर का विजन था कि नदियों के जरिए व्यापार हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत कम हो जाता। अंबेडकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सोचा कि बिजली उत्पादन और उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होना चाहिए। वे 1950 के दशक में ही एक नेशनल पावर ग्रिड बना देते। उनका तर्क था कि बिजली ही वह ताकत है जो उद्योगों को चलाएगी और दलितों, पिछड़ों को खेती की मजदूरी से निकालकर कारखानों में सम्मानजनक काम दिलाएगी। वे बिजली को इतना सस्ता कर देते कि गरीब से गरीब घर में भी रोशनी होती। अगर हम इन सारे तथ्यों को जोड़कर देखें तो अंबेडकर का भारत एक ऐसा देश होता जहां जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, जहां खेती और उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते ताकि सबका भला हो, जहां हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और हर बीमार को मुफ्त इलाज मिलता। आज का भारत जो गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव से जूझ रहा है, अगर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर शुरुआत से चलता तो शायद आज हम दुनिया की सबसे न्यायपूर्ण और ताकतवर अर्थव्यवस्था होते। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 70 साल पहले थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।